नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। शिक्षा पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। हेलो, वेलकम एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। आई होप यू गाइज आर लविंग द वीडियोस। आपके रिएक्शंस देखकर, आपके लाइक्स देखकर अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो कल हमने एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर शुरू किया है, प्रोनाउन, और उसकी बारीकियां जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा आपको समझ में आता जाएगा कितनी क्या खूबियां इसके अंदर छुपी हुई हैं, कहाँ पर ये आपको एग्जाम में फंसाता है, किस तरह से उन्हें हम सॉल्व करेंगे। देखो, समझाने का प्रोसेस नो डाउट लेंदी है, लेकिन उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो बड़ा क्विक होगा। मेरे कहने का मतलब ये हुआ, किसी एक छोटी सी बात को समझने के लिए हम ज़्यादा वक्त लगाते हैं, लेकिन उसके बाद हमें इस तरह समझ में आता है कि बड़े से बड़े सेंटेंस के अंदर भी हम बड़ी आसानी से जो गलती है, जो इम्प्रूवमेंट है, वो हम चुटकियों में कर लेते हैं। तो इसीलिए ये चीज़ ज़रूरी है कि आप वीडियो को लगातार देखें, शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो पे बने रहें। मैंने कल ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि बहुत सारे लोग वीडियो, नो डाउट काफ़ी सारे लोग एक साथ लाइव आने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी वजह से या फिर वो तो सब वो खुद ही जानते हैं। खैर, आप वीडियो पे आते हो और आने के बाद में कुछ देर के बाद आप वीडियो से वापस चले जाते हो। डोंट डू दिस, ठीक है। आप वीडियो पे आकर एक बार इस वीडियो को पूरा देखें और उसके बाद अपने आप में जो चेंज है वो फील करो कि मुझे क्या आता था और अब मैं कितना जानता हूं, कौन सी बारीकियां मुझे पता है। मैंने शुरू से आपको प्रॉमिस किया है, एक भी क्लास ऐसी नहीं होगी जिसमें आप कुछ नया ना सीखें, चाहे ग्रामर का एकदम से डीप कंसेप्ट, या फिर हो सकता है किसी छोटी सी बात जो हम शुरू से गलत यूज करते आ रहे हैं, ऐसे भी चीजें हो सकती हैं। बस जरूरत है आपके लगातार क्लास में बने रहने की। चलो ठीक है गाइज, शुरू करते हैं प्रोनाउन की क्लास 2। और कल हमने जो चीज सीखी थी मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं। हम सीख रहे थे पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में हमने एक छोटी सी लिस्ट बनाई थी, आपको याद होगा, जिसमें एक तरफ हमने रखा था सब्जेक्टिव केस, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, याद होगा आपको। एक तरफ हमने रखा था ऑब्जेक्टिव केस, इन्हीं की ऑब्जेक्टिव फॉर्म, यानी कि ऑब्जेक्ट की जगह पे आने वाली फॉर्म। आई के लिए हमने चुना था मी, वी के लिए हमने चुना था अस, इसी तरह से सातों के सातों। फिर बीच में एक लिस्ट रह गई थी, बीच में एक और कॉलम रह गया था, उसके बारे में हमने कल डिस्कस नहीं किया, तो चलो उसको थोड़ा सा डिस्क्लोज करते हैं। अभी उसको मैं लिख देता हूं और उस पर बात करेंगे हम थोड़ी ही देर में। तो बीच में जो लिस्ट थी उसको कहते हैं पॉजेसिव केस। क्या कहते हैं दोस्तों? पॉजेसिव केस, करेक्ट। याद करो नाउन का चैप्टर, नाउन में हमने अपोस्ट्रोफी एस लगाकर पॉजेसिव केस बनाने की कोशिश की, लेकिन प्रोनाउन के अंदर अपोस्ट्रोफी एस तो लगता नहीं, क्योंकि ये बात तो हमने तब भी सीखी थी कि पॉजेसिव केस सिर्फ और सिर्फ किसके साथ लगाया जा सकता है? नाउन के साथ। तो प्रोनाउन पोजीशन कैसे बताए? तो उसी चीज के लिए प्रोनाउन के पास अपने खुद के शब्द हैं। कल जो लिस्ट में शब्द लिखे हुए थे वो मैं एक बार लिखता हूं, फिर उस पर एक छोटी सी डिटेल है जिसको हम शेयर करेंगे। कल आपने जो चीज देखी थी, सबसे पहले लिखा हुआ था आपके सामने माय एंड देन अवर, यू के लिए था योर, ही के लिए हिज, हर, इट्स एंड देयर। इन शब्दों को आपने कल देखा, बीच वाला जो कॉलम था उसमें। अब देखिए सबसे खास बात, यहां पर लिखा हुआ ये इट्स, इसके साथ अपोस्ट्रोफे नहीं है, इस चीज का ख्याल रखें। चलो इस डाउट को थोड़ा सा अभी क्लियर करते हैं। इस पे शायद पहले भी बात हो चुकी है कि इट के साथ में अपोस्ट्रोफी एस एक्चुअल में क्या बनाता है? कॉन्ट्रैक्शन। ये कॉन्ट्रैक्टेड कोमा है और ये बनाता है या तो इट इज या फिर बनाता है इट वॉज। ठीक है, यानी कि ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों। क्या है? हेल्पिंग वर्ब, एपोस्ट्रोफी एस तो नहीं। और अगर आप इसी के पॉजेसिव केस की बात करते हो तो वो शब्द होता है इट्स। अगर इस सेंटेंस में मैं कहूँ लाइक द हाउस कांट टेल एड्रेस, यहां पर आप मुझे बताएं, घर नहीं बता सकता इन दोनों में से, अगर मैं कहूं इसमें से और इसमें से कौन सा सही होगा? सोचे और बताएं। ये रही वर्ब, वर्ब के बाद में सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब लिखने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। शायद ये रहा एड्रेस, मतलब आप कहना चाहते हैं भाई घर अपना एड्रेस नहीं बता सकता। अपना यानी कि पोजीशन की बात हुई, तो पोजीशन के लिए हमें जरूरत पड़ी किसकी? इस इट्स की, बिना कॉमा वाले की। और ये कॉमा की जो हम बात करते हैं, अभी अभी समझा, ये हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, तो अगर मैं सेंटेंस लिखूं लाइक या फिर मैं कहूं अभी 8:40 PM, तो क्या कहेंगे? इट्स या फिर
ये वाला इट्स, सॉरी ये या फिर ये, इन दोनों में से कौन सा चुनेंगे? जाहिर सी बात है आप यहाँ पर रखना चाहेंगे इट इज़, ठीक है। इसी इट इज़ को आप शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, थोड़ी देर पहले हमने समझा इस इट्स का मतलब या तो ये इट इज़ या फिर इट वॉज हो सकता है, तो आपने लिखा इट्स, ये यहाँ पर करेक्ट होगा। तो इन दोनों में बेसिक सा डिफरेंस। खैर अब चलो, जैसे कि आपके सामने बोर्ड पे सेंटेंसेस लिखे हुए, फिर से आप लोगों का टाइम बचाने के लिए क्लास में थोड़ी क्विक हो, कुछ ज़्यादा चीज़ें हम सीख सकें, हम वापस अपने सेंटेंसेस पे आते हैं, इसीलिए पहले से लिखे हुए हैं। देखिए लिखा हुआ है ही बट यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। सेंटेंस आपको कल याद होगा कि सेंटेंस के अंदर कभी कभी कुछ शब्द ऐसे आ जाते हैं जो होते तो कुछ और हैं, लेकिन एक्चुअल में उनका यूज़ किसी दूसरे तरीके से किया जाता है। जब उस शब्द का यूज़ दूसरे तरीके से होता है तो वो शब्द वहाँ पर क्या होता है, प्रेपोजिशन होता है। कल भी हमने बट को प्रेपोजिशन की तरह से यूज़ किया था। तब मैंने बताया बट जब कंजंक्शन होता है, जो कि एक्चुअल में ये है, तब ये सिर्फ क्या बनेगा, तब किसको जोड़ेगा, दो सेंटेंसेस को जोड़ेगा। यहां पर एक शब्द को बाकी के सेंटेंस के साथ आप देख रहे हो, तो ऐसे में कंजंक्शन का फंक्शन तो नहीं कर रहा। अब समझिए, अगर ये प्रेपोजिशन है तो कल हमने एक छोटी सी बात सीखी थी कि प्रेपोजिशन के बाद जो कुछ भी आता है वो अपने कौन से केस में होगा दोस्तों, वो अपने होगा ऑब्जेक्टिव केस में। किसमें? ऑब्जेक्टिव केस में। ये लिखा हुआ शब्द यहाँ पर यू अपने कौन से केस में है? ऑब्जेक्टिव केस। अगर ये ऑब्जेक्टिव केस है तो क्या ऑब्जेक्टिव केस के हिसाब से वर्ब यूज करोगे आप? बिल्कुल नहीं। अगर इसके हिसाब से वर्ब नहीं तो ये वर्ब यहाँ पर ही के हिसाब से होनी चाहिए, और ही के हिसाब से वर्ब सही क्या हुई? इज। ही बट यू इज मेकिंग अ मिस्टेक, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। बोलने में चाहे कितना भी ऑड यानी अजीब लगे, बट ये करेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। इसका मतलब हुआ वो, तुम नहीं, गलती कर रहा है। या फिर आप चाहें तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, वो गलती कर रहा है, तुम नहीं, ठीक है। अब देखो अगले सेंटेंस में आज हमारे सामने एक और नया कॉन्सेप्ट आ रहा है। समझिए सेंटेंस को, आप अपने अपने आंसर्स दे सकते हैं। राजू मोर देन मी हैज एंजॉयड द मूवी। ठीक है भाई, ये रहा राजू, ये रहा मी, ऑब्जेक्टिव केस ही तो हम ढूंढ रहे हैं। क्या हर बार? आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो कंसेप्ट ये है, एक पहली जो शुरुआत कर रहा हूं, यहां तक की चीजें हमने कल सीख ली थी, ठीक है। तो कंसेप्ट ये है कि जब कभी भी सेंटेंस के अंदर आपको नजर आए कंपैरेटिव डिग्री, क्या दोस्तों? कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री का मतलब हुआ कंपैरिजन, तुलना। एक को किसी के जैसा, किसी से कम या किसी से ज्यादा बताया जाए तो वो चीज़ क्या होती है? कंपैरिजन। जैसे कि मैं कहूँ कि ब्लैक मार्कर ब्लू वाले से थोड़ा अच्छा चलता है, या फिर मैं कहूँ गहरा चलता है, तो बात यहाँ पर इन दोनों की जो गहरा यानी कि डार्क होने की है उस पर मैंने की, ठीक है। ठीक इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि ये एक ब्लैक मार्कर और मेरे पास एक और ब्लैक मार्कर है, दोनों एक जैसे चलते हैं, कंपैरिजन तो है लेकिन किसी का कम या ज्यादा नहीं बताया गया। कुल मिलाकर दो को आपस में कंपेयर तो किया जा रहा है। अरे भाई, कंपेयर आप कर सकते हो किसी भी चीज को, कंपेयर करने के बाद में 3 रिजल्ट निकल सकते हैं। या तो उनकी क्वालिटी में कोई फर्क नहीं होगा, दोनों के दोनों एक जैसा होगा, कंपैरिजन तो है। या फिर अगर आपने कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद रिजल्ट हो सकता है एक में ज्यादा हो दूसरे से, ठीक है। तीसरा रिजल्ट किसी दूसरे में उससे कम हो, ये भी तो हो सकता है। तो ये तीनों के तीनों रिजल्ट आ सकते हैं। हमने बात करी अगर सेंटेंस के अंदर आपको कंपैरिजन नजर आए, क्या नजर आए दोस्तों? कंपैरिजन। अब देखिए कंपैरिजन अगर नजर आता है तो इसे हम पहचाने कैसे? जब कभी भी सेंटेंस कंपैरिजन की बात करता है तो आपको कुछ शब्दों के साथ लिखा हुआ मिलता है क्या? ईआर, या फिर लिखा हुआ मिलता है क्या? आईईआर, या फिर कभी कभी नजर आता है मोर, या हो सकता है आपको नजर आए लेस। अगर ये शब्द आपको नजर आते हैं, इस तरह से आपको कोई भी चीज नजर आती है, तो इसके साथ आपको एक और खास चीज नजर आएगी और हमेशा वो होगा देन। क्या लिखा होगा दोस्तों? THAN। आपका एग्जाम यहां से भी काफी बार सवाल पूछता है। अब देखिए, एक तो है ये THAN और एक है THEN। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर आप इसकी बात करेंगे तो ये बताता है टाइम की, ये टाइम की बात करता है कि मैं जब घर पहुंचा तब मैंने देखा देन, तो ये देन बताता है तब, यानी कि समय की बात कर रहा है। और ये देन यूज करता है कंपैरिजन, किसी से, ठीक है। तो इस ए का ख्याल रखें, अगर कंपैरिजन की बात हो तो ए यूज होगा, अदरवाइज ई वाला देन होगा। इसमें भी काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। खैर, इसको जब हम कंपैरिजन नाम का टॉपिक हम पढ़ते हैं अलग से, तब और डीपली समझा जाता है। अब आते हैं वापस मुद्दे पे। कंपैरिजन होगा तो क्या होगा भाई?
कंपैरिजन होगा तो क्या होगा, देखते हैं सेंटेंस के अंदर, राजू मोर देन मी, बात हो रही है मोर और ये रहा देन, तो क्या ये यहाँ पर कंपैरिजन है? बिल्कुल कंपैरिजन तो हमें नजर आ रहा है। कंपैरिजन है तो क्या, एक खास बात, अब से एक छोटा सा सवाल, आप कंपैरिजन किन लोगों के बीच में करते हो? क्या आप अपनी इनकम की कंपैरिजन, क्या आप अपनी इनकम की कंपैरिजन किसी की खूबसूरती से करते हो? आप कहते हो यार वो जितना कमाता है उससे ज़्यादा खूबसूरत है वो, क्या ये बात ठीक होगी है? या फिर आप अपनी शर्ट का कंपैरिजन, आप अपनी शर्ट का कंपैरिजन किसी के दोस्त की शक्ल, फिर अपने दोस्त की शक्ल से करते हो? मेरी दोस्त के शक्ल से ज़्यादा सुंदर तो मेरी शर्ट है, बिल्कुल नहीं। या फिर आप किसी की हाइट का कंपैरिजन किसी की मोटाई के साथ करते हो कि यार वो जितना मोटा है उससे ज़्यादा वो लंबा है, ये गलत हुआ। तो यानी कि आप कभी भी दो अलग अलग चीज़ों का कंपैरिजन ना कर कर हमेशा कंपैरिजन लाइक वाइज करते हो दोस्तों। कैसे करते हो कंपैरिजन? लाइक वाइज। तो कंपैरिजन हमेशा कैसा होता है, आपको एक चीज़ समझ में आई कंपैरिजन के बारे में, ये पहचानने का तरीका, और दूसरी चीज़ जो हमने समझी कि कंपैरिजन हमेशा कैसा होना चाहिए, लाइकवाइज। लाइकवाइज होने से मेरा मतलब, अगर ग्रामर में मैं समझूं तो ग्रामर में ये हुआ कि अगर आपने सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन किया है तो वो होना चाहिए किसके साथ? सब्जेक्टिव केस के साथ में। अगर ऑब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन हुआ है तो वो हमेशा होना चाहिए किसके साथ में? ऑब्जेक्टिव केस के साथ में। अगर पॉजेसिव केस का कंपैरिजन किया है तो वो भी होगा किसके साथ? पॉजेसिव केस के साथ। ठीक है, ये वाली चीज़ मैंने बोल दी है, वैसे नज़र भी आ रही है हल्की हल्की, तो मैं फिर भी ऊपर लिख देता हूँ लो जी, कि अगर पॉजेसिव केस का कंपैरिजन है तो वो हमेशा किसके साथ होगा? पॉजेसिव केस के साथ। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं, ये रहा कंपैरिजन किसका हो रहा है? राजू का। कंपैरिजन हो रहा है राजू का। तो राजू इस सेंटेंस में क्या है? ये रही आपकी वर्ब। वर्ब से पहले, अगर सबसे पहले हम देखें तो ये अपने आप में क्या हुआ? सब्जेक्टिव केस। और सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन किसके साथ हो सकता है? ये लिखा हुआ मी, कल वाली टेबल आप लोगों के नोट्स में होगी, आप उसे एक बार देखें और समझें। आई सब्जेक्टिव केस होता है, माई आई का पॉजेसिव केस है, और मी हमने उस तरफ लिखा था जो कि ऑब्जेक्टिव केस है। तो क्या सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव केस के साथ पॉसिबल? बिल्कुल नहीं। इसीलिए आपने इसको हटाया और इस मी की जगह पर आपने सब्जेक्टिव केस लिखने की कोशिश करी, क्या आए? ये बात ठीक है। अगला सेंटेंस ये लिखा हुआ है, ही लेस देन यू आर एलिजिबल। अब देखिए, लेस देन अपने आप में क्या है? अरे लेस देन अपने आप में कंपैरेटिव है। थोड़ी देर पहले हमने समझा लेस के साथ में देन क्या बताएगा? कंपैरिजन। अगर कंपैरिजन है तो जाहिर सी बात है किसका हो रहा है भाई? ही का कंपैरिजन किया जा रहा है यू के साथ में। ही का कंपैरिजन यू के साथ, तो जाहिर सी बात है इन दोनों का सेम होना जरूरी हुआ। अब यू, अगर ये सब्जेक्टिव केस है, क्या ये सब्जेक्टिव केस है? बिल्कुल है। सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन किसके साथ होना चाहिए? सब्जेक्टिव केस के साथ में। क्या ये सब्जेक्टिव केस है? यू की ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव फॉर्म आपकी लिस्ट में एक ही जैसी है, तो यानी कि ये मैंने मान लिया कि क्या है? सब्जेक्टिव केस। अब बारी आती है यहाँ पे लिखी हुई वर्ब की। कल तो हमने एक चीज समझ ली थी, दोनों को आपस में मिसमैच ना कराएं। कल हमने एक चीज समझी थी, जब कभी भी आप प्रेपोजिशन देखते हो तो उसके बाद क्या आता है दोस्तों? क्या आता है? ऑब्जेक्टिव केस। और हम कभी भी ऑब्जेक्टिव केस के हिसाब से वर्ब यूज नहीं करते। क्या हम इसके हिसाब से यूज करते हैं? बिल्कुल नहीं। ठीक है, हम इसके हिसाब से वर्ब यूज नहीं करते। तो ये वर्ब किसके हिसाब से आती है? इस प्रेपोजिशन से पहले लिखा हुआ जो सब्जेक्टिव केस होता है उसके अकॉर्डिंग आप ये वर्ब यूज करते हो। यही सीखा कल। लेकिन इस बार बात प्रेपोजिशन की नहीं, बात किसकी हो रही है? कंपैरेटिव डिग्री की। और कंपैरेटिव डिग्री में हमें समझ आ रहा है कि सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस के साथ हो रहा है। अगर दोनों तरफ सब्जेक्ट है, तो आप मुझे बताएं वर्ब किसके हिसाब से आए, या दोनों को मिलाकर इकट्ठी आए? चलिए, इसे समझने के लिए हम एक छोटा सा, ये चीज़ें आपको समझ आ गई होगी, और आपको एक सेंटेंस दे रहा हूं। सेंटेंस को याद रखना, ये हमेशा आने वाले कई सारे चैप्टर्स में आपको मदद करेगा। तो सेंटेंस है, राम इज स्ट्रॉन्गर देन श्याम। राम स्ट्रॉन्ग है किससे?
राम स्ट्रॉन्ग है किससे? राम श्याम से स्ट्रॉन्ग है, राम श्याम से स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब देखिए अगर राम श्याम से स्ट्रॉन्ग है तो इस सेंटेंस के अंदर ये रहा आपका स्ट्रॉन्ग के साथ लगा हुआ ER। थोड़ी देर पहले हमने समझा, आपके नोट्स में आपके पास होगा ER, IER, मोर या लेस के साथ देन नजर आता है तो बात कंपैरिजन की होती है। तो ये कंपैरिजन रहा, कंपैरिजन हो रहा है किसका? राम का। किसके साथ हो रहा है दोस्तों? श्याम के साथ में। अगर आपका राम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, राम स्ट्रॉन्ग है भाई, बड़े बड़े बाइसेप्स बनाते हैं, नो, राम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है किससे? ये रहा आपका श्याम, और इसके तो ऐसे ही काफी हैं लो जी, तो अगर मैं कहूं आपका राम, ये आपका श्याम, ये दो लोग हैं। अब देखो आपको समझ में आ रहा है, अगर इसको मैं पिक्चर पे समझने की कोशिश करूं तो एकदम ठीक है। ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है किससे? ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके श्याम से। श्याम दुबला पतला है। तो एक बात बताओ मुझे, बात तो ये भी अपने सब्जेक्टिव केस में है कि कंपैरिजन हमेशा लाइकवाइज, कंपैरिजन हमेशा लाइकवाइज होता है। ये भी सब्जेक्टिव केस है, ये भी सब्जेक्टिव केस है। लेकिन वर्ब जब भी आप सेंटेंस में बात करते हो, जब कभी भी आप किसी सेंटेंस में बात करते हो, जब कंपैरिजन हो, कंपैरेटिव डिग्री हो, ठीक है। अब यहां पे लिख रहा हूं आपके वर्ब का खुलासा कि कैसे होगी। तो सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन नो डाउट आप सब्जेक्टिव केस के साथ करते हो, लेकिन वर्ब चाहे यहां पे यूज हो, वर्ब चाहे यहां हो, चाहे वर्ब यहां हो, किसी भी एक जगह पे वर्ब हो, वर्ब जो होगी, वर्ब जो भी होगी वो हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट की तरफ इशारा करती है। वर्ब हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आती है और उसी को बयां करती है। आप समझो, अगर मैं कहूं नीला मार्कर काले वाले से अच्छा है, नीले मार्कर का कंपैरिजन ब्लैक से हुआ, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? बात काले वाले मार्कर की कर रहे हैं या फिर ब्लू मार्कर की? जाहिर सी बात है, जिसका नाम हमने पहले लिया उसी की तो बात हो रही है, वही तो इंपॉर्टेंट है। तो इसी वजह से इस सब्जेक्टिव केस का पहला वाला जो सब्जेक्टिव केस होगा उसी के हिसाब से हम वर्ब चुनेंगे। अब इस सेंटेंस को देखिए, ही लेस देन यू, दोनों के दोनों सब्जेक्टिव केस हैं, लेकिन जब वर्ब की बात करता है तो ये इशारा करती है पहले वाले सब्जेक्ट की तरफ। तो ही के हिसाब से आपने आर ना यूज करके क्या यूज किया? इज। एम आई क्लियर गाइज? एग्जैक्टली। अगला सेंटेंस आपके सामने, यू आर बेटर देन मी। देखो कितना बड़ा ही कॉमन सेंटेंस है, लगता भी नहीं कि गलत होगा, और अभी भी शायद हम यही सेंटेंस बोलते हैं अपनी डेली लाइफ में, यू आर बेटर देन मी, ही इज बेटर देन मी, या फिर नो वन इज बेटर देन मी, ऐसा कुछ हम बोलते हैं, बेटर देन मी, राइट। तो अब समझिए आप, यू इस सेंटेंस का क्या है? ये रही वर्ब, वर्ब से पहले जो भी कुछ आता है वो क्या हुआ? सब्जेक्टिव केस, और सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन अगर हो रहा है बेटर देन, भाई ER, फिर गुड का ये कंपैरिजन कंपैरेटिव फॉर्म है बेटर, तो बेटर देन कंपैरिजन है। ये कंपैरिजन अगर हो रहा है, जाहिर सी बात है सब्जेक्ट का किसके साथ होना चाहिए? सब्जेक्ट के साथ में। ये गलती आपको सुधारनी है। अब से स्पीकिंग में भी यू आर बेटर देन आई, ठीक है। यहां तक की चीजें समझ में आई? चलो, तो ये था आपका एक छोटा सा कंसेप्ट, यहां तक की चीजें लिखी, और अब हम बढ़ चलते हैं एक और दूसरे कंसेप्ट पे। और देखो दोस्तों, आप लोग यहाँ तक आए हो, वीडियो देख रहे हो, हमेशा वीडियो लाइक करके ज़रूर जाएं, ठीक है। ये पता चलता है कि आप प्यार करते हैं, नो डाउट, आप चाहते हैं कि क्लासेस होती रहें, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन बस इससे हमारी भी हौसला अफजाई होती है। हमें भी अच्छा लगता है जब हमारे काम को एक रेस्पॉन्स मिलता है, हमारी मेहनत को एक रेस्पॉन्स मिलता है, ठीक है। तो आप लाइक ज़रूर करते रहें, और अगर वाकई में आप चाहते हैं कि ये परिवार बड़ा बने तो शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो चलो आगे आते हैं अगले सेंटेंस पे। तो लिखा हुआ है द बैग इज माइन। लीजिए, उस पड़ी हुई लिस्ट का जो थोड़ी देर से हमने लटका रखी है इधर, नंबर आ जाता है। तो देखो हमने समझा ये जो शब्द लिखे हुए हैं अपने आप में क्या है दोस्तों? पॉजिटिव केस। क्या है दोस्तों? पॉजिटिव केस। अगर ये पॉजिटिव केस है तो इसका मतलब ये किसी पे हक बताने का काम करेंगे। बिल्कुल ठीक, ठीक है। तो जब कभी भी इन शब्दों को आप यूज करते हो, जब कभी भी इन शब्दों को आप यूज करते हो तो हमेशा ये किसी ना किसी पे पोजीशन बताएंगे। पोजीशन यानी कि हक। हमें इसके बाद क्या लिखनी होती है? पोजीशन लिखनी होती है। क्या लिखना होता है दोस्तों?
पोजीशन लिखना होता है, जैसे कि हमने नाउन में किया। ठीक है, नाउन के साथ में हमने अपोस्ट्रोफी एस लगाया, उसके बाद में हमने पोजीशन लिखा। चलो, अगर मैं कहूं कि ये सारे के सारे शब्द प्रोनाउन ही नहीं, ये सारे के सारे शब्द प्रोनाउन ही नहीं, बिल्कुल आपकी किताब में प्रोनाउन की लिस्ट के अंदर ऐसी ही लिस्ट जैसे मैंने कल बना के दी आपको लिखी हुई मिलती है। मैं कह रहा हूं ये शब्द प्रोनाउन ही नहीं। खैर, कहीं ना कहीं आपको बुक्स में भी ये चीजें नजर आती हैं कि ये प्रोनाउन नहीं, ये प्रोनाउन नहीं, तो पॉसेसिव प्रोनाउन कौन से हैं? पॉसेसिव प्रोनाउन आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। मैं लिखता हूं पॉसेसिव प्रोनाउन की अगर मैं बात करूं तो ये है आई का जो बनता है पॉसेसिव प्रोनाउन वो होता है माइन। अवर की अगर मैं बात करूं तो बनता है अवर्स, योवर का बनता है योवर्स, हिज का बनता है हिजेस। कर दे वही हिसिंग साउंड, याद कीजिए, इसीलिए इस हिज के साथ एस नहीं लगाया। ठीक है, हर के साथ बनता है हर्स। इट्स में फिर से एस आने की वजह से आपने इट्स का क्या रखा? इट्स क्या रखा दोस्तों? इट्स। ठीक है, फिर आता है देयर, और देयर का बन गया फिर से देयर्स। अब देखो छोटी सी बात याद करते हैं। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इन सब चीजों को छोड़ते हुए। लिखा हुआ है सेंटेंस द बैग इज माई, तो क्या ये माई यहां पर ठीक है? क्या ये माई यहां पर ठीक है? याद कीजिए, एक छोटी सी बात याद कीजिए। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बोला कि ये लिखे हुए शब्द अपने आप में क्या हैं? ये लिखे हुए शब्द अपने आप में प्रोनाउन ना होकर एडजेक्टिव्स हैं दोस्तों। क्या है? एडजेक्टिव। और ये एडजेक्टिव ऐसे हैं जो हमेशा अपने बाद क्या लेते हैं? नाउन लेते हैं। चलो इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। अगर मैं आपके सामने यहां पर एक सेंटेंस लिखूं, सेंटेंस नहीं एक छोटी सी फ्रेज लिखता हूं। अगर मैं लिखूं आपके सामने योर फ्रेंड, योर्स फ्रेंड, योर्स फ्रेंड। अगर मैं लिखूं योर फ्रेंडली, अगर मैं लिखूं योर्स फ्रेंडली, योर्स फ्रेंड इसमें हो गया योर फ्रेंडली, योर्स फ्रेंडली, ओके, योर्स फ्रेंडली। तो इनमें से कौन सा सही है? चलो आप मुझे बताएं क्या ये सही है? एक मैं नंबर देता हूं ताकि आपको सहूलियत हो आंसर देने में। 3, 4, 5, ये 5 फ्रेज मैंने लिखे हैं आप लोगों के सामने। इनमें से योर्स फ्रेंडली क्या ये सही है? बताएं क्या ये सही है? योर्स फ्रेंडली बिल्कुल ठीक। योर फ्रेंड क्या ये ठीक है? ठीक लग रहा है? नहीं? ओके। योर्स फ्रेंड ठीक है? ओके। योर्स फ्रेंड ये तो गलत हो गया। कैसे गलत हो गया? देखो वैसे ही हमने नाउन में भी समझा था, जब इसका मतलब अपने आप में ही का, की, के है तो भाई इसके साथ में पोजीशन लगाने की जरूरत नहीं है, शब्द अपने आप में पॉजिटिव है। चलो ये बताइए योर फ्रेंडली क्या ये चीज ठीक है? योर फ्रेंडली क्या ये शब्द ठीक है? हाँ या ना? बताएं। नहीं? चलिए देख आपके जो भी आंसर्स आए उसके हिसाब से अब आपको समझना है कि आपने क्या आंसर दिया या फिर आपने मन में क्या सोचा। अब देखिए आपको छोटी सी एक बात बताता हूं। जब हमने प्रोनाउन की जो डेफिनेशन कल तैयार की, प्रोनाउन की डेफिनेशन जब हमने कल तैयार की तो हमने एक बात समझी, प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो किसको रिप्लेस करते हैं? नाउन को। एग्जैक्टली अगर वो शब्द नाउन को रिप्लेस करता है तो क्या उसके साथ यूज होगा? अरे जब उसको रिप्लेस ही कर चुका है, रिप्लेस करने का मतलब उसको हटाकर हम उस वहां पर क्या यूज करें? उसको हटाकर हम हमेशा क्या यूज करें? प्रोनाउन। ठीक है, अगर प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, अब एक छोटी सी बात याद रखिए, अगर आप प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, किसी भी तरह का जो प्रोनाउन है आपने यूज किया, तो उसके बाद चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी आए, क्या नहीं आ सकता? नाउन नहीं आ सकता। प्रोनाउन के बाद चाहे कुछ भी हो, नाउन नहीं आ सकता। हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव केस की फ्रेंड्स को, किसकी? पॉजिटिव केस की। अगर प्रोनाउन पॉजिटिव केस में है
तो उसके बाद चाहे कुछ भी आ जाए, क्या नहीं आ सकता, नाउन नहीं आ सकता, क्योंकि नाउन का पॉजिटिव केस को ही तो वो क्या करता है, अरे उसी को तो वो रिप्लेस करता है, तो उसके साथ कैसे यूज होगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका पहला कंसेप्ट। दूसरी चीज, अगर आपने नाउन यूज किया है तो यकीनन उससे पहले क्या नहीं आ सकता, प्रोनाउन नहीं आ सकता। रिवर्स में समझ लो इसी बात को। अब दूसरी चीज, लिखा हुआ जो आपके पास में एडजेक्टिव्स हैं, ये जो एडजेक्टिव्स हैं, ये एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करते हैं, एडजेक्टिव हमेशा नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, क्योंकि ये प्रोनोमियल एडजेक्टिव्स हैं, यानी कि जो पहली वाली जो लिस्ट है, माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, ये जो लिस्ट है ये प्रोनोमियल, प्रोनाउन से बनी हुई एडजेक्टिव की लिस्ट है, तो इसीलिए ये हमेशा नाउन को ही तो क्वालिफाई करेगी। तो इसके बाद क्या चाहिए आपको, सिर्फ और सिर्फ नाउन चाहिए। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, नाउन चाहिए। ठीक है, यानी कि इसके बाद आप नाउन के अलावा कुछ और नहीं लिख सकते। चलिए देखते हैं, ये लिखा हुआ योवर्स अपने आप में क्या है, प्रोनाउन। क्या है दोस्तों, प्रोनाउन। अगर ये अपने आप में प्रोनाउन है तो फ्रेंडली क्या इसके बाद आ सकता है। भाई देखो, कुछ भी हो, हम एक छोटी सी बात समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड अपने आप में नाउन है, ये लिखा हुआ एलवाई। एक बात हमेशा याद रखें, आप किसी भी शब्द में एलवाई अगर जोड़ते हैं, किसी भी शब्द में अगर एलवाई जोड़ते हैं, तो वो शब्द या तो एक एडजेक्टिव बनेगा या फिर वो एक एडवर्ब बनेगा, लेकिन वो शब्द क्या नहीं रहेगा, वो शब्द नहीं रहेगा तो नाउन नहीं रहेगा। और हमने एक चीज समझी कि इस प्रोनाउन के बाद नाउन यूज नहीं करना, प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं यूज करना। तो क्या प्रोनाउन के बाद नाउन है, ये नाउन तो नहीं, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, लेकिन नाउन तो नहीं, तो इस हिसाब से यकीनन आपका आंसर बिल्कुल ठीक हुआ। जिन लोगों ने इसे गलत मार्क करा वो एक बार फिर से सोचे। लिखा हुआ है योर फ्रेंड, ये लिखा हुआ योर। अब देखिए सेंटेंस के अंदर योर, योर्स नहीं, पॉजिटिव एडजेक्टिव वाली बात हो रही है। एडजेक्टिव के बाद हमने क्या समझा, हमें क्या चाहिए, नाउन। तो क्या फ्रेंड नाउन है, बिल्कुल नाउन है, यहां पर ये भी सही हुआ। अगला सेंटेंस देखिए, लिखा हुआ है योर्स फ्रेंड, ये लिखा आपका योवर्स, योवर्स यानी कि प्रोनाउन। अगर प्रोनाउन की बात है तो प्रोनाउन के बाद क्या नहीं आ सकता, नाउन। क्या फ्रेंड नाउन है, बिल्कुल ये नाउन है, इसीलिए ये नहीं आ सकता, ये गलत हुआ। अगला सेंटेंस, अगली फ्रेज, ये तो वैसे ही गलत है। फिर लास्ट फ्रेज लिखा हुआ है योर फ्रेंडली, तो योर अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव के बाद हमें क्या चाहिए, एडजेक्टिव के बाद हमें क्या चाहिए, एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है, एडवर्ब को, या फिर एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करता है। और थोड़ी देर पहले हमने समझा एलवाई लगाने के बाद वो शब्द या तो एडजेक्टिव होगा या फिर वो शब्द अपने आप में एडवर्ब होगा। कुल मिलाकर ये नाउन तो नहीं, तो ये शब्द, ये भी अपने आप में क्या हुआ, गलत हुआ। अब देखिए हमने ये जो बातें हैं हमने लिखी हैं कि नहीं लिखी हैं, एप्लीकेशंस वगैरह लिखी हैं, योर सिंसियरली, नो, योर सिंसियरली, बिल्कुल गलत है। अब इन सब चीज़ों का आप बिल्कुल ख्याल रखें कि प्रोनाउन के बाद आपको क्या चाहिए, नाउन नहीं चाहिए, बाकी चाहे आप कुछ भी लिख सकते हैं। एडजेक्टिव वाले जो शब्द हैं उसके बाद आपको नाउन ही चाहिए। ठीक है, तो इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखें। तो इनमें से इधर का कौन सा शब्द, ये वाले शब्द कब आएंगे, उधर वाले शब्द कब आएंगे, ये सिचुएशन आई होप अब क्लियर है। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। देखो अगला जो सेंटेंस है, अभी हमने इसी की ही बात करनी है, दिस बैग इज माई। अब देखिए क्या ये शब्द इसके बाद आपको कुछ भी यूज करने की इजाजत है क्या, इसके बाद माई के बाद आपको क्या चाहिए, माई तो अपने आप में अभी आपने समझा एडजेक्टिव है, और अगर ये एडजेक्टिव है तो इसके बाद यहाँ पर क्या लिखना हुआ, आपको कोई ना कोई नाउन लिखना चाहिए। अगर यहाँ पर कोई नाउन नहीं तो जाहिर सी बात है आप यहाँ पर क्या नहीं लिख सकते, आप यहाँ पर क्या नहीं लिख सकते, प्रोनाउन, ये एडजेक्टिव नहीं लिख सकते, यानी कि यहाँ पर क्या लिख सकते हो आप, प्रोनाउन लिख सकते हो। और उसी वजह से इस माई को हटाकर आपने यहाँ पर किया माइन। क्या क्या फ्रेंड्स, माइन। अब देखो आपको एक और दूसरा एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं कहूँ दिस हाउस इज माई, तो क्या ये ठीक है, नहीं देखा होगा आपने ऐसे जरूर देखा होगा, दिस इज माई हाउस। आप बिल्कुल ये कह सकते हैं, ये हाउस अपने आप में नाउन से पहले आपको जरूरत थी एडजेक्टिव की,
तो ये नाउन है तभी तो आप इसे लिख सकते हैं। अगर ये नाउन नहीं, यहाँ पर अगर नाउन मिसिंग है तो ये आपको गलत लग रहा है। बिल्कुल गलत। क्यों लग रहा है? अब आपको रीजन पता है। पहले आपको सिर्फ लगता था, लेकिन अब आप रीजन समझ रहे हैं। तो अब यहाँ पर नाउन नहीं होने की वजह से आपको ये हटाना पड़ा। अगर ये हटाना पड़ा तो आपको पोजीशन बताने के लिए किसकी जरूरत है? आपको जरूरत है माइन शब्द की। किसकी दोस्तों? माइन की। यहां पर माइन हुआ। ठीक है, तो एक चीज हमें समझ में आई कि अगर आप किसी भी तरफ अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पर आपको पॉजिटिव केस लिखना है। क्या लिखना है दोस्तों? पॉजिटिव केस लिखना है। अगर इन दोनों जगह पर पॉजिटिव केस लिखना है तो एक चीज याद रखें, हमेशा पॉजिटिव केस के प्रोनाउन यूज करने हैं। क्या यूज करने हैं? पॉजिटिव केस के प्रोनाउन। इन शब्दों को आपको यूज करने हैं। ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव्स हैं, प्रोनाउन आप यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर यहां पर लिखा हुआ है कोई ना कोई नाउन पहले से और उस नाउन के साथ आपको यूज करना है तो वहां पर आप पॉजिटिव केस के प्रोनाउन यूज करने की बजाय एडजेक्टिव यूज करेंगे। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए। ये लिखा हुआ है हर्स ड्रेस इज एलिगेंट। ये रहा इज आपकी वर्ब से पहले आपको नजर आ रहा है ड्रेस। अपने आप में क्या हुआ दोस्तों? नाउन। अगर आपको नाउन नजर आ जाए तो नाउन के साथ क्या आप प्रोनाउन यूज करोगे? बिल्कुल नहीं, इसीलिए इसका एस हटाया गया। समझ में आई ये बात? चलिए ठीक है। लिखा हुआ है ही वॉन्टेड मी बुक्स। वो मुझे चाहता था किताबें। क्या ये बात क्लियर है? अरे भाई, वो मुझे चाहता था या वो किताबों को चाहता था? एक बार सोचो और बताओ सेंटेंस के हिसाब से क्या मीनिंग है। ये रहा आपका नाउन। अगर नाउन आता है तो नाउन से पहले क्या चाहिए? पॉजिटिव केस के एडजेक्टिव चाहिए। इसीलिए इस आपको पॉजिटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस नहीं, इस नाउन की वजह से किसकी जरूरत पड़ी? इस नाउन की वजह से आपको जरूरत पड़ी पॉजिटिव केस की। ये हुआ माय। ठीक है, अगला सेंटेंस, माई फादर डिड नॉट लाइक मी कमिंग लेट। सेंटेंस पढ़ें और अपना आंसर दें। मैं एक बार पढ़ के आप लोगों को सुना देता हूं। माई फादर डिड नॉट लाइक मी कमिंग लेट। माई फादर डिड नॉट लाइक मी कमिंग लेट। मेरे पिताजी को नहीं पसंद मैं लेट आऊं। कुछ ऐसी सी बात होगी शायद। अरे ऐसा ही कुछ होगा क्या? अब समझते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी पुरानी बात, करीब 2000 साल पहले मैंने आपको एक छोटी सी बात पढ़ाई थी और वो ये थी कि जब हम किसी भी वर्ब के साथ, किसके साथ दोस्तों? वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं तो वो नो डाउट कॉन्टिन्यूअस तो फॉर्म है ही, लेकिन वो भी कभी कभी किसका फंक्शन कर सकती है? एक नाउन का। वर्ब के साथ लगी हुई आईएनजी एक नाउन का फंक्शन कर सकती है। समझाता हूं आपको। अगर मैं कहूं, याद करो वो पुराना सेंटेंस, स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। याद है आपको? मैं लिख देता हूं दोबारा वही सेंटेंस, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो स्विमिंग, ये रही वर्ब का क्या बन रहा है? सब्जेक्ट। वर्ब के साथ लगा हुआ आईएनजी आपको बना के दे रहा है नाउन। किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का हक या तो सिर्फ नाउन को है या उसके जगह पर आने वाले प्रोनाउन को। ठीक है, तो ये यहां पर क्या है? नाउन ही तो बन रहा है। चलिए अब देखिए, सेंटेंस को पढ़िए। मेरे पिताजी को क्या पसंद नहीं? माई फादर डिड नॉट लाइक, नहीं पसंद आया। क्या नहीं पसंद आया? मैं पसंद नहीं आया या लेट आना क्या नहीं पसंद आया? सोच के बताएं। अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये लिखा हुआ शब्द अपने आप में नाउन है या नहीं है? चलो पता करते हैं। अब आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज करनी है, नाउन की आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, खैर आपको पहले ही पता होना चाहिए, लेकिन अभी भी नो प्रॉब्लम, लर्निंग स्टेज पे हम जब चाहे तब सीख सकते हैं। अगर आप सेंटेंस से सवाल पूछते हैं किसका? व्हाट का। व्हाट से सवाल पूछो या फिर आप सवाल पूछो हु से या फिर आप सवाल पूछो किससे? whom। ये तीन सवाल अगर आप किसी भी सेंटेंस में पूछते हो तो इनका आने वाला जवाब हमेशा क्या होगा? नाउन होगा। अगर मैं पूछूं हु, याद रखें हु हमेशा सब्जेक्ट की बात करता है। ठीक है, whom ऑब्जेक्ट की बात करता है। कब? जब इंसानों की बात हो। जब
इंसानों की बात हो, हु सब्जेक्ट हुम ऑब्जेक्ट, बात किसकी हो, पर्सन इंसान की। लेकिन व्हाट किसके लिए यूज करते हैं, या तो एनिमल के लिए या फिर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, नॉन लिविंग का मतलब निर्जीव के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। यानी कि इंसान ना हो तब हम व्हाट यूज करेंगे। अगर मैं कहूं हु डिड नॉट लाइक मी कमिंग लेट, किसे पसंद नहीं आया, हु का आंसर आपने दिया माय फादर, तो फादर अपने आप में नाउन हुआ, ये इसके साथ यूज हुआ आपका पॉजेसिव केस का एडजेक्टिव, पॉजेसिव केस में एडजेक्टिव, ठीक है, क्योंकि नाउन के साथ एडजेक्टिव ही यूज होते हैं। माय फादर डिड नॉट लाइक whom, किसे पसंद नहीं किया, मुझे पसंद नहीं किया। क्या ये बात ठीक है? थोड़ी देर पहले हमने समझी बात मुझे पसंद करने की नहीं, बात लेट आने की है। तो चलो whom को छोड़ते हैं एक बार और अब कमिंग लेट को लेकर सवाल पूछते हैं। इंसानों के अलावा जब कभी भी हम सवाल पूछते हैं किससे पूछेंगे, व्हाट से। माई फादर डिड नॉट लाइक व्हाट, माई फादर डिड नॉट लाइक व्हाट, मेरे पिताजी को क्या पसंद नहीं आया। आपने कहा कमिंग लेट, देरी से आना, कमिंग लेट, देरी से आना। तो यानी कि ये लिखा हुआ यहां पर फंक्शन किसका कर रहा है दोस्तों, नाउन का। अगर ये नाउन का फंक्शन कर रहा है, अगर ये नाउन का फंक्शन कर रहा है तो आप मुझे बताएं नाउन के साथ क्या आप प्रोनाउन यूज करते हैं? क्या नाउन के साथ प्रोनाउन यूज करते हैं? बिल्कुल नहीं। नाउन के साथ हमेशा हम क्या यूज करते हैं, एडजेक्टिव्स, और इसीलिए इस मी को हटाकर इन एडजेक्टिव्स को हमें यूज करना पड़ा। तो बताइए मी का एडजेक्टिव फॉर्म क्या है, माय। माय फादर डिड नॉट लाइक माय कमिंग लेट, ठीक है। चलो एक और सेंटेंस आप लोगों के लिए इसी के जैसा, बहुत ही ज़रूरी है ये सेंटेंस आप लोगों के लिए समझना, क्योंकि ये आपको एग्जाम में बड़ी बारीकी से डैमेज करता है, बड़ी बारीकी से डैमेज करता है। आप क्यों कही मैंने बात, क्योंकि आपको पता तक भी नहीं चलता कि आपने गलत भी किया है क्या, और आपसे गलती हो जाती है। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। आज तो एक तो वो वहम उठा होगा आपका जो आपने लाइक यूज़ करते हैं हम, कौन सा, लाइक यू आर बेटर देन मी हमेशा कहते आए हैं, लेकिन गलत है, वो गलत है। यू आर स्ट्रॉन्गर देन मी, यू आर हैवियर देन मी, यू आर टॉलर देन मी, गलत, मी नहीं वहाँ पर आए होगा। तो ज़रूरी नहीं जो चीज़ हम कहते हैं या सुनते हैं वो सही हो। ग्रामर के हिसाब से जो चीज़ें सही हैं, आपका एग्जाम सिर्फ उसी को सच मानता है, उसी पे आपको नंबर मिलता है। इसी को लेकर एक छोटा सा एग्जाम्पल और मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैं कहूँ आई एप्रिशिएट your singing, I appreciate you singing song। चलो ऐसा सेंटेंस आपको दिया जाए, appreciate you singing song। तो मुझे बताएं मैं अप्रिशिएट किसको करता हूं, आपको अप्रिशिएट करता हूं या आपके गाना गाने को, आपके गाना गाने को। जाहिर सी बात है मैंने अप्रिशिएट किया आपके गाना गाने को, आपके गाना गाने को, ये गाना गाना सिंगिंग सॉन्ग। अगर मैं कहूं सिंगिंग सॉन्ग अपने आप में एक नाउन है, कैसे, चलो इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि सिंगिंग सॉन्ग इज अ गुड हैबिट। अब आप मुझे बताएं ये लिखा हुआ सेंटेंस में ये इज अपने आप में वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? आपने कहा सिंगिंग सॉन्ग, गाना गाना। अगर सिंगिंग सॉन्ग अपने आप में सब्जेक्ट बन रहा है तो सब्जेक्ट बनने का हक किसे है? सिर्फ और सिर्फ नाउन को या फिर उसकी जगह आने वाले प्रोनाउन को। तो ऐसी बात है तो आप मुझे बताएं ये अगर नाउन है तो नाउन से पहले हम क्या यूज कर सकते हैं? याद कीजिए नाउन से पहले हम क्या यूज कर सकते हैं? पॉजेसिव एडजेक्टिव के शब्दों को। चलो यही समझाने की मैं कोशिश करता हूं। अगर आपको ये शब्द लिखे हुए नजर आए तो इनके बाद आवश्यक रूप से आपको नजर आएगा क्या? नाउन, जरूर नजर आएगा नाउन। और अगर आपको ये शब्द लिखे हुए नजर आए तो एक चीज का ख्याल रखें, आपको क्या नहीं नजर आएगा? इसके बाद नहीं जो नजर आएगा वो होगा नाउन। यानी कि कुछ भी आ सकता है लेकिन इनके बाद नाउन नहीं आ सकता, और इसके बाद हमेशा सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? नाउन चाहिए। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है गाइस? चलो अब देखते हैं, ये वाली चीज़ आपको समझ आई होगी। यू अपने आप में क्या है? एडजेक्टिव है। सॉरी, यू अपने आप में कौन सा केस है?
ये तो ऑब्जेक्टिव केस हुआ, लेकिन आपको जरूरत किसकी है यहाँ पर, प्रोनाउन की या फिर एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव चाहिए, क्यों, ये नाउन है, नाउन के साथ क्या चाहिए आपको, एडजेक्टिव। ये लिखा हुआ यू, इसको एडजेक्टिव बनाने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ी, योर। आई अप्रिशिएट योर सिंगिंग सॉन्ग। ठीक है, बात यहाँ तक समझ में आई होगी शायद। चलो ठीक है, और नो डाउट जब हमारा चैप्टर पूरा हो जाता है तब हम बहुत सारे और क्वेश्चंस तो करेंगे ही करेंगे। पिछली बार हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस लेस थे, बट दिस टाइम आई विल ट्राई कि इनको डबल करूं या उनसे भी ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए लेके आऊं। ठीक है, और थोड़ा सा पैटर्न भी हम लोग बदलेंगे प्रैक्टिस सेट के लिए। चलो अभी शुरू करते हैं, थोड़ा सा कहानी को आगे लेके जाते हैं। आपकी इजाज़त हो तो ये सब मिटा दूं मैं, हाँ मिटा दूं क्या, नहीं, चलो आपकी बात कैसे टाल सकते हैं। तो बहुत ही बेसिक सी बातें आपने सीखी। अब देखो हम एक और ऐसी चीज़ सीखने वाले हैं जो शायद आपने पहले कहीं और कुछ और सीखी होगी और अब कुछ और ही आपके सामने आने वाला है। और सीखी नहीं आपने सिर्फ कहीं पे यूज़ होता हुआ देखा और उसको सच मानकर ऐसा का ऐसा यूज़ करने लग गए। लेकिन क्या ये चीज़ ठीक है, क्या ये गलत है, वो सभी हम देखने की कोशिश करते हैं। देखो हमने प्रोनाउन में हर तरह के शब्दों की बात करी, अब बात करते हैं इट की। किसकी बात करते हैं, इट की। इट किस लिए यूज़ किया जाता है, पहली कैटेगरी अगर मैं कहूँ टू मेंशन डे, डेट, टाइम, सीजन, ठीक है, या फिर ईयर, इसीलिए तो यूज होता होगा इट। हाँ चलो एग्जांपल ले लेते हैं। जब कभी भी आपको इट यूज करना है तो आप डे मेंशन करेंगे, डेट, टाइम, सीजन या फिर ईयर मेंशन करेंगे। जैसे कि देखिए मैं कहूँ इट इज, डे की बात करूं तो आज डे हुआ कौन सा, आज डे हुआ कौन सा दोस्तों, इट इज मंडे। मंडे को बताने के लिए, डे को बताने के लिए क्या यूज किया आपने, इट। अगर डेट की बात करूं तो मैंने लिखा इट इज 17th ऑफ मई। अगर मैं सीजन की बात करूं, टाइम भी लिख सकते हैं, इट इज 9:30 या फिर 9:25। इट इज समर। ईयर लिख सकते हैं आप, इट इज 2020, ठीक है, 2020। अब समझना ये है आपको, लिखा हुआ ये जो शब्द है इट इज, इट इज, इट इज, हम इन्हीं को भी तो शॉर्ट फॉर्म में ऐसे ही तो लिखते आए हैं, इट्स। तो ये चीज़ ठीक है, क्या मैं इट्स लिख सकता हूँ। चलो टाइम को लिख के देख लेते हैं इस तरह से हम, मैं कहूँ इट्स 9:30 PM, ये 9:30 बजे हैं, 9:30 बजे हैं, 9:20, whatever the time is, right? I don't have the watch now. Okay, तो ये हुआ आपका पहला कंसेप्ट इट को यूज़ करने का। फिर इट को यूज़ करने का सेकंड कंसेप्ट क्या होता है, टू मेंशन। अगर आप बताना चाहते हैं क्या, अगर आप टू मेंशन लाइक नॉन लिविंग थिंग्स, या फिर आप बताना चाहते हैं एनिमल। जैसे कि अगर मैं कहूं आई हैव अ डॉग, आई हैव अ डॉग, इट्स नेम इज जोजो। ठीक है, एक डॉग है मेरे पास, इसका नाम क्या है, जोजो। चलो ठीक है, अगर मैं कहूँ सॉरी ये नाम है क्योंकि, तो इसीलिए हमेशा कैसा होना चाहिए, कैपिटल में। किसी का भी नाम हम कैपिटल में लिखेंगे। नॉन लिविंग थिंग की अगर हम बात करें तो मैं भी कह सकता हूँ इट इज़ मार्कर, इट इज़, या फिर इट्स लिखते हैं, इट्स अ मार्कर। तो समझ में आई होगी शायद चीज़ें, ठीक है, यहाँ तक की सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। चलो अब हम इट को लेकर छोटे से सवाल पूछने की कोशिश करते हैं। इट से लेकर मैं आप लोगों के सामने थोड़े से सवाल लिखना चाहूँगा, 2 या 3 बस, बहुत जल्दी वीडियो ओवर करता हूँ मैं, ज़्यादा लंबा नहीं लेके चलेंगे, ठीक है। खैर वैसे ज़्यादा टाइम लिया है आज।
ओके अगर मैं आप लोगों के सामने एक सेंटेंस लिखूं, इट इज मी हु हेल्प्ड यू लास्ट टाइम, क्या ये सेंटेंस ठीक है? अगर मैं एक और सेंटेंस लिखूं, इट इज देम हु allowed you to play, it is them who allowed you to play, इस तरह के सेंटेंस इट इज मी। अरे मैंने देखा है बहुत से लोगों का वॉलपेपर देखा है फोन का, इट्स मी, हाँ, या फिर बाइक के पीछे टैटू देखा है, इट्स मी, फ्रंट पे वाइजर पे लगा हुआ देखा है, इट्स मी, जगह जगह पर प्रोफाइल पिक्चर लगी हुई है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, इट्स मी इट्स मी इट्स मी। तो भाई ठीक तो होगा, कोई गड़बड़ तो नहीं होगी। इट इज मी हु हेल्प्ड यू लास्ट टाइम, क्या ये चीजें ठीक हैं? क्या ये चीजें ठीक है दोस्तों, बताइए क्या ये चीजें ठीक है? चलो समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इट को कहूं तो इट अपने आप में क्या है? थोड़ी देर पहले आपने समझा कि एक प्रोनाउन है और किस किस को रिप्रेजेंट करता है, डे, डेट, टाइम, सीजन या फिर एनिमल, नॉन लिविंग थिंग, सब के लिए हम क्या यूज करते हैं? इट। ठीक है, अब मैं इट को अगर समझाने की कोशिश करूं कि कभी कभी सेंटेंस इट अपने आप में जो फंक्शन करता है, इट जो अपने आप में फंक्शन करता है वो करता है एक डमी सब्जेक्ट का। किसका दोस्तों? डमी सब्जेक्ट का। मेरे साथ बोलो एक बार, डमी सब्जेक्ट। ये दोबारा लिख देता हूं, डी, है ना, डमी सब्जेक्ट। कौन सा, एक बार बोल के बताओ, डमी सब्जेक्ट। अब मम्मी सब्जेक्ट नहीं, डमी सब्जेक्ट। हम बात कर रहे हैं किसकी? डमी सब्जेक्ट की। डमी क्या चीज होती है? डमी मेरे ख्याल से होती है शायद कोई भी चीज जो आर्टिफिशियल है, किसी चीज को बताने के लिए, जो हम दिखावे के लिए कोई भी चीज रखते हैं। ठीक है, अब एक दिन मैं मार्केट में गया, मुझे एक फोन खरीदना था। मैं एक शॉप में घुसा, मैंने एक खूबसूरत सा फोन लगा हुआ देखकर मैंने उठाया और मैंने कहा फोन तो बहुत सुंदर है। मैंने तुरंत ही कहा फोन तो बहुत सुंदर है, कितने का है? उसने कहा लाइक 50,000। तो मैंने कहा ठीक है भाई 50,000, ये लो फोन मुझे दे दो। उसने 50,000 रुपए लिए। मैं जैसे ही चलने पड़ा उसने कहा भाई साहब रुको, ये तो डमी फोन है। डमी फोन मतलब ये चलता नहीं। मैंने उसे फंक्शन लेके देखा तो वो बिल्कुल भी नहीं चलता। उस पर जो एक फिक्स्ड वीडियो है जो कि लगातार बार बार प्ले हो रहा था। तो वो क्या है? वो अपने आप में सिर्फ डमी है, दिखाने का, यानी कि उसमें रियल फंक्शंस तो नहीं, लेकिन वो बताने की कोशिश क्या करता है? वो फोन ये बता रहा है कि ओरिजिनल फोन है वो इस तरह से चलेगा, ओरिजिनल इस तरह से चलेगा। तो यानी कि डमी का काम होता है कि वो ओरिजिनल को रिप्रेजेंट करे। किसको रिप्रेजेंट करे? ओरिजिनल को। रिप्रेजेंट्स ओरिजिनल। तो जो ओरिजिनल वाला है उसको रिप्रेजेंट करने का काम कौन करता है? डमी। थोड़ी देर पहले आपके सामने सेंटेंसेस लिखे गए थे। मैंने लिखा था इट्स मंडे, इट इज मंडे, याद है आपको? तो देखिए इट है कौन? मंडे है। अरे भाई ये इट किसके लिए यूज हुआ है? मंडे के लिए। ये किसके लिए यूज हुआ है? मंडे के लिए। तो इट अपने आप में इस सेंटेंस का असली सब्जेक्ट कौन है? मंडे। अरे भाई असली सब्जेक्ट मंडे है तो मंडे से सेंटेंस को क्यों नहीं शुरू किया? अंग्रेजी में कई सारे सेंटेंसेस ऐसे हैं, कई सारी जगह पर हमें ये दिक्कत आती है कि हम ओरिजिनल सब्जेक्ट को शुरू में नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर मैं कहूं मंडे है तो क्या बोलूं? मंडे, सिर्फ अकेला मंडे बोलूं तो ये सेंटेंस नहीं बचता। मंडे इज टुडे, ऐसा कहना तो गलत होगा। मंडे इज टुडे, तो इसका मतलब तो मैंने कहा राहुल इज अ डॉक्टर, मतलब राहुल हमेशा ही डॉक्टर है। मंडे इज टुडे, तो टुडे तो हर दिन होगा, हर दिन मंडे थोड़ा ना हो सकता है। इसीलिए अंग्रेजी को थोड़ी सहूलियत बनाने के लिए इट को हमने डमी सब्जेक्ट की तरह से भी यूज किया। और जब ये डमी सब्जेक्ट की तरह से यूज होता है तो ओरिजिनल सब्जेक्ट इसके आगे होता है। ओरिजिनल सब्जेक्ट कहाँ होता है? इसके आगे। अगर सब्जेक्ट ये है, असली सब्जेक्ट अगर ये है, तो इसे किस केस में रखा जाए? क्या आप सब्जेक्ट को कभी ऑब्जेक्टिव केस में रखना चाहोगे? क्या आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में रखना चाहोगे? बिल्कुल नहीं। सब्जेक्ट हमेशा कैसे होना चाहिए? सब्जेक्टिव केस में। तो मंडे अपने सब्जेक्टिव केस में है। अब देखिए इस सेंटेंस को लिखा हुआ है, इट इज मी हु हेल्प्ड यू लास्ट टाइम। यहां पर आप मुझे बताएं ये मी कौन? ये इट किसके लिए यूज किया है आपने? इट किसके लिए यूज किया? इट इज मी, ये मैं हूं, यानी कि इट किसके लिए यूज किया आपने?
मी के लिए अगर इट रिप्रेजेंट कर रहा है किसी ओरिजिनल सब्जेक्ट को तो यहां पर ये होना चाहिए सब्जेक्टिव केस में, और मी का सब्जेक्टिव केस क्या हुआ, आई। इट इज आई हु हेल्प्ड यू लास्ट टाइम। ठीक है, समझ में आया। अगला और सेंटेंस देखिए, इट इज देम। इट इज देम, ये लिखा हुआ देम अपने आप में ऑब्जेक्ट है, तो क्या ये इट इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं। यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पर क्या होना चाहिए भाई, अगर ये डमी सब्जेक्ट ओरिजिनल सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो देम ना होकर क्या होना चाहिए, दे। इट इज दे, इट इज दे। ठीक है, अब दोबारा समझते हैं इस बात को। अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट है, अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या प्लूरल के लिए हम प्लूरल वर्ब यूज नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। एक चीज का हमेशा ख्याल रखें कि इट के साथ हमेशा जो वर्ब यूज होगी वो हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। इट के साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। ये एक्चुअल सब्जेक्ट नहीं है, ये डमी सब्जेक्ट है। डमी सब्जेक्ट मतलब कि दिखावे का, वास्तविक सब्जेक्ट का को सिर्फ रिप्रेजेंट करता है, बाकी इसकी उसके क्वालिटीज इसमें नहीं होती, उसकी क्वालिटीज इसमें नहीं होती, सिर्फ उसको रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए ये वर्ब अपने हिसाब से रखता है। इस चीज का हमेशा ख्याल रखें। तो आई होप यहां तक की चीजें आपकी क्लियर हैं एंड इट वाज वंडरफुल सेशन। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, कई नई चीजें आपने सीखी होगी। यहां तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और जो लोग पहली बार आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे। थैंक यू।